सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2022 से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेरे अपने नोट्स में से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखना। और ये जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन से जो भी घटनाएं अभी हो रही है, वहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से मैपिंग का, कि मैपिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो भी सागर इनके आसपास में है, जैसे आप ये मैप देखना, आप चाहो तो इनको गूगल और यूट्यूब पे भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कर सकते हो। देखो यहाँ पे अजो सागर है, ये आपको देखना है कि अजो सागर कहाँ पे है। ठीक है, काला सागर कहाँ पे है, ये आपको नोटिस करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अजो सागर और काला सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो यहाँ पे क्रेच जल संधि, ये देखना यहाँ पे क्रेच जल संधि है। बाद में आप मैप देखोगे आगे, तो काला सागर से आगे है मरमरा सागर, इसको कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये है भोस्फोरस जल संधि, इसको आप नोटिस करना। फिर आगे आप इधर भूमध्य सागर की ओर आओगे, तो आगे है एजियन सागर। ठीक है, इनको कौन सी जल संधि जोड़ती है, डार्डेनल्स जल संधि। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इस बार। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है यदि आप मैपिंग सही से कर लेते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे तो विश्व स्तर पर जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं घटी है वहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन आया मैपिंग का, कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। इसके अलावा भी यूक्रेन के अंदर कुछ सिटीज है जहाँ पे अभी ज़्यादा घटनाएं घटी है, तो उन सिटीज को भी आप थोड़ा नोट कर लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये देखना है कि यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया, इनकी सीमा इनके साथ लगती है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूरोप में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है कौन सा, यूक्रेन। भारत से भी यहाँ पे काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट जाते हैं। टनल ऑफ लव भी यहाँ पे है। और इसके अलावा और भी जो भी अभी जियो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे मैपिंग को लेके। ये आपको ध्यान में रखना है कि मैपिंग का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो थोड़ा आप अपना रिसर्च भी कर लो, थोड़ा रफ कॉपी लेके गूगल से और यूट्यूब पे ऐसी मैपिंग हो उसको कर लो ढंग से, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पे एक क्षेत्र है इसका डोनबास रीजन, ये आ सकता है कि डोनबास क्षेत्र कहाँ पे। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ मिडिल ईस्ट में हो या यूरोप में ऐसी कोई घटना घटी हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आ गया है मैपिंग का, तो ये आप जरूर देखना। ठीक है, और क्रीमिया प्रायद्वीप कहाँ पे है, काला सागर के आसपास में है। ठीक है, ये आप जरूर देख लेना, मैपिंग कर लेना, मतलब सीधी सी बात है। और इसमें इससे जुड़ा हुआ एक मिन्स्क समझौता है, ये भी अभी चर्चा में रहा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आईआर का प्री में बन सकता है कि मिन्स्क क्या है, मिन्स्क एकॉर्ड क्या है। तो ये इनसे जुड़ा हुआ ही है कि इससे संबंधित ही है कि यूक्रेन, इसमें देखना आप क्या लिखा हुआ है कि 2014 और 15 के अंदर ये एकॉर्ड बना था। और कहाँ पे, जैसे ये एकॉर्ड बना था बेलारूस जो है उसकी राजधानी में बना था। मिन्स्क उसकी राजधानी है बेलारूस की। ठीक है, और यूक्रेन की सेना व रूसी समर्थक विद्रोह के मध्य लड़ाई खत्म करने हेतु बना था। त्रिपक्षीय समझौता है जिसमें रूस, यूक्रेन और यूरोप में सुरक्षा व सहयोग संगठन इसमें शामिल है। ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता याद रखना इस बात को कि इसमें रूस, यूक्रेन और ये ओएससी है, ये संगठन है, ये इसमें शामिल है। और अभी जैसे युद्ध समाप्ति का ये प्रयास कर रहे हैं इन क्षेत्रों में। तो ये मिन्स्क एकॉर्ड आ सकता है, सिंपल सा आएगा तो ये आएगा कि मिन्स्क एकॉर्ड क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता के लिए कुछ बना है। ऐसे टॉपिक मुझे लगता है ना कि आने वाले समय में अच्छे इंपॉर्टेंट होंगे, मेरे नोट्स में शामिल होंगे, तो मैं आपको ऐसे वीडियो बना के सेंड करता रहूँगा। ये आज इस कड़ी में पहला वीडियो है। ठीक है, और एमसीक्यू कैसे सोल्व करते हैं वो सीरीज भी अभी चल रही है हमारी, आपने वो अब तक नहीं देखी है। सबसे ज़्यादा फायदा उसी चीज़ का मिलेगा, इस समय आप एमसीक्यू को कैसे टैकल करते हो, कैसे अटेम्प्ट लेते हो, उसका फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जैसे क्रूड ऑयल को लेकर भी काफ़ी उठापटक चल रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहले भी लगातार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। कैसे बने क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है कि क्रूड ऑयल के जो बेंचमार्क है ना उनका क्वेश्चन बनेगा। 3 बेंचमार्क है, कौन सा, एक तो हो गया ब्रेंट क्रूड ऑयल, एक है दुबई ओमान, और एक तीसरा है डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल। तो ये क्वेश्चन आया था 2021 में। डब्ल्यूटीआई क्या है, तो एक क्रूड ऑयल मानक है, कहाँ का है, यूएस का है। यूएस से जो भी तेल निकलता है उसका मानक ये है। इसके अंदर क्या है कि इसमें लो सल्फर है। अब क्वेश्चन 2012-13 में जो एक क्वेश्चन बना था, वो बना था ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में। तो उसकी विशेषता पूछ ली थी कि इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, ये थोड़ा मीठा होता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीआई वाले में भी लिख रखा है लो सल्फर है, गैसोलीन डीजल मीठा, थोड़ा मीठा होता है, ये अमेरिका का बेंच मानक है। ठीक है,
इसके अलावा भारत अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का 85% से अधिक क्या करता है, आयात करता है। और अभी रूस के साथ समझौता हो रहा है, हमारा समझौता हो रहा है कि हम अपनी करेंसी के अंदर रूस से वहाँ से ऑयल ले सकते हैं। तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि सस्ता ऑयल अभी ले सकते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से। ये अभी डेली खबर यही चल रहा है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा आपका, ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है कहाँ निकलता है, ये क्वेश्चन आया था पहले। ये आप देखो कि बाल्टिक सागर के आसपास, उत्तरी सागर, इस रीजन में आप देखना, यहाँ पे ये ब्रेंट क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है। नॉर्वे, यूके, शेटलैंड द्वीप, बाल्टिक सागर है। सल्फर इसमें ज़्यादा होता है, 0.37%, अच्छी गुणवत्ता वाला है। शिपिंग इसकी लागत कम होती है क्योंकि ये ओशियन के आसपास स्थित है। इसके अलावा ओपेक द्वारा बेंचमार्क इसको दिया गया है। ये आप थोड़ा-सा अपना भी रिसर्च कर लेना। ये तो द हिंदू में जो आया था, मैंने नोट्स बनाए थे, उसके हिसाब से किया है। इसमें कोई वैलिडेशन मैंने ज़्यादा नहीं किया है। जो न्यूज़पेपर में चलता है वही मैं लिखता हूँ। और मैंने हमेशा देखा है कि न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती है ना, वो हमारे काम की है। एग्ज़ाम में प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से काम की है। ये नोट्स भी मैं सेंड कर दूँगा, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। वैसे आप लगातार यदि मेरे से जुड़े हो टेलीग्राम पे, वैसे भी मैं द हिंदू के नोट्स भेजता हूँ। लेकिन आज मैंने समझाने के लिए कुछ टॉपिक लिए कि आपको कैसे प्री के अंदर ये टॉपिक काम आ सकते हैं। इसके अलावा मैपिंग आपने देख ली यहाँ पे, ऐसा भी आ सकता है कहाँ पे शेटलैंड द्वीप है, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर कहाँ पे, ये आपको देख लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको दिशा पब्लिकेशन की बहुत ही शानदार किताबों के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम इस किताब की चर्चा करेंगे। ये है 2000 प्लस मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू के बारे में, और ये बुक अभी अपडेट की गई है। और इसमें आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के हिसाब से बहुत ही शानदार एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और ये बुक तैयार की गई है यूपीएससी के टॉप एजुकेटर आशीष मलिक के द्वारा। यदि हम इंडेक्स की बात करें तो इसमें आपको पूरा सिलेबस शामिल किया गया है। और एमसीक्यू आप जानते हो कि यूपीएससी की प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सही से कोई अच्छी बुक मिल जाए तो आपके प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान होता है। यदि हम कंटेंट की बात करें तो इसमें अच्छे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, आपकी स्टेट पीसीएस में जैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हो। इसके अलावा इसमें हिंट्स और एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। इसके अलावा इस बुक में बहुत सारी नई चीज़ें भी शामिल की गई, जैसे लेटेस्ट पॉलिसीज, स्कीम, बिल, एक्स, एग्रीमेंट, कन्वेंशन और सबमिट। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बुक की बात करेंगे, सुपर 10 मॉक टेस्ट है। ये यूपीसी प्रीलिम्स के हिसाब से बनाए गए हैं, आपकी जीएस पेपर फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए। इसमें भी बहुत ही शानदार कंटेंट दिया गया है। जैसे आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया और आपको मॉक टेस्ट चाहिए अब, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकती है। ये अभी नया एडिशन है, तो दोनों बुक आप देख सकते हो। आपको खरीदना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, एक बार ज़रूर जाकर देखना लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ये जो है ना पैलेडियम, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये साइंस और टेक में क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है। तो अभी रूस यूक्रेन संकट चल रहा है, तो उसमें क्या है, वैश्विक चिप की कमी सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन है ना, इनके काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, इनको निर्यात करते हैं। जैसे यूक्रेन सेमीकंडक्टर फैब लेजर उत्पादन के लिए दुर्लभ गैसों की आपूर्ति करता है। रूस क्या करता है, पैलेडियम की आपूर्ति करता है, दुर्लभ धातु है, पीली धातु है, सोने का विकल्प हो सकती है, जंग प्रतिरोधी है। ऐसे विशेषता देख लेना आप इसकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ऑटो सेक्टर है और जो स्मार्टफोन आपने देखा होगा, और जैसे वैसे भी पहले कोविड-19 चल रहा था, तो इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित थी इनकी चिपों को लेकर। या आपने देखा होगा 1-2 सालों में स्मार्टफोन या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कितने ज़्यादा लागत बढ़ गई थी या कीमत बढ़ गई थी। तो कीमत बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ी है, तो उपभोक्ताओं को इसका नुकसान हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मुद्रास्फीति से जोड़ के बन सकता है, साइंस और टेक का बन सकता है। इकोनॉमी में याद रखना, ये डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको भी आप देखना कि कैसे प्रभावित करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, कि जैसे रूस और दक्षिण अफ्रीका इसमें क्या करते हैं, पैलेडियम के सबसे बड़े उत्पादक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पैलेडियम के सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, रूस है, और बाद में अफ्रीका भी है। ये चिप सेट और सर्किट बोर्ड बनाने की कुंजी है कौन, पैलेडियम। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग हो सकता है। और मल्टीलेयर क्या है, सिरेमिक के क्या है, कैपेसिटर, उसमें भी काम आता है। और इसके अलावा बायोमेडिकल डिवाइस में भी काम आ जाएगा, स्मार्टफोन, स्क्रीन, स्टीरियो सिस्टम, पावर सर्किट ब्रेकर। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो यूपीसी में क्वेश्चन पूछता है। और नोट्स भी मैंने वैसे ही बनाए कि यूपीसी में जैसे स्टेटमेंट आता है ना, उसी हिसाब से आपके काम के हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गिव जिटर्स टू ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। उसी खबर से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लेना। मैं एग्जाम के बाद में आपको दिखाऊंगा कि मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। क्योंकि यार ये प्रीवियस ईयर के सोर्स आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसके इर्द गिर्द बनेंगे, ठीक है। तो कच्चे माल की कमी, सप्लाई चेन बाधा, इससे संकट पैदा होगा। ये कह रहा है कि जो अर्धचालक है, कच्चा माल वहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, कहाँ से, यूक्रेन और रूस से आता है। तो इसमें दोबारा से चीज़ें और शामिल की गई है, जैसे अर्धचालक कौन से हैं, प्लेटिनियम, रोडियम, टाइटेनियम है। तो नियोन गैस 70% आपूर्ति कौन करता है, यूक्रेन करता है। इसके अलावा कोई केमिकल भी है यहाँ, C4F6 कोई केमिकल है, और एक पैलेडियम धातु है।
ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम आते हैं। तो देखो मैंने इस हिसाब से लिख भी दिया है कि ये टॉपिक यहाँ पे प्री 2022 में इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने लिए लिखता हूँ कि हाँ, ये टॉपिक मुझे विशेष तौर पर देखना है, थोड़ा सा गूगल और यूट्यूब और कर लेना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो अपना गलत नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम होने से सप्लाई चेन बाधा होगी, इससे क्या होगी, कीमतें बढ़ेगी। कीमतें बढ़ेगी तो क्या होगा, उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमतें देकर सामान खरीदना होगा, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ऐसे आपको तैयार करना चाहिए। यही क्वेश्चन स्टेटमेंट इकोनॉमी के जो प्री में क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सबसे ऊपर रखूंगा कि इस साल यहाँ से क्वेश्चन साइंस और टेक में क्वेश्चन बन सकता है, थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी का। क्या है इसमें, आपने ये देखा होगा कि अभी तक जो हमारे पास नॉलेज था कि हम नाभिक की विखंडन करते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा परमाणु बम में क्या होता है, इसमें नाभिक की विखंडन की घटना होती है। वो क्या करती है, वो विस्फोटक जो सामग्री आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, तो उसमें काम आती है। लेकिन अब इसको हम एनर्जी में कैसे यूज मिले, जैसे अभी भी नाभिक के विखंडन के द्वारा एनर्जी तो कहीं ना कहीं डेवलप होती है, आपने देखा होगा न्यूक्लियर में, इनमें न्यूक्लियर प्लांट वगैरह में। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं किस पे, अभी हम काम करें नाभिक के सलेन पर। आपने सन की एनर्जी देखी होगी, इसमें स्टैटिक क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सन के अंदर कौन सी एनर्जी है, नाभिक के सलेन के द्वारा बनती है कि हाइड्रोजन बाद में क्या करते हैं, हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, एक भारी हीलियम बनाते हैं। साइंस का मुझे इतना नॉलेज नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन साइंस को समझ लेता हूँ और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमारे काम में आ सकता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, मेरी कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना। और बाकी क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि साइंस में मेरा कोई अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन ये बात है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है कि हेडिंग द हिंदू में थी, क्रिएटिंग ए सन इन ए लैब, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नाभिक के सलेन की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको लैब में करके हम एक ऐसी एनर्जी डेवलप कर रहे हैं भविष्य के लिए कि वो बहुत ज़्यादा जिसको हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी हो, अक्षय ऊर्जा हो, जो खत्म ना हो और पर्यावरण प्रदूषण भी ना करे। क्योंकि विखंडन वाले में क्या है, उसमें तो हमेशा खतरा बना रहता है। नाभिक के जो विखंडन है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है, आप जानते हो, उनका भी खतरा बना रहता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो इसमें थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन सेलेन प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। इसमें हाल ही में दो घटना घटी है, दो सफलताएं हम कह सकते हैं। एक तो चीन में घटी है कि चीन में क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, ये इसका नाम है इस्ट। ये कहाँ पे हो रहा था, जनवरी 2022 में चीन में इसमें सफलता मिली है कि यहाँ से कुछ एनर्जी इन्होंने डेवलप की है, जैसे 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर उन्होंने प्लाज्मा का निर्माण किया है। फरवरी 2022 में लंदन में भी ऐसा हुआ है अभी हाल ही में कि वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जॉइंट यूरोपियन टोरस। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, 59 मेगा जूल है शायद, हाँ मेगा जूल थर्मोन्यूक्लियर सेलेन को उन्होंने डेवलप किया है। तो ऐसे करके क्या चल रहा है, एक इंपॉर्टेंट वैश्विक स्तर पर भी चल रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर चल रहा है, ITER, जिसमें क्या है, ये एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लगभग आप ये कह सकते हो 29 यू के देश है, US भी है, 5 एशियन कंट्रीज है, जिसमें यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इंडिया भी शामिल है। ठीक है, और बाकी आप थोड़ा सा इसको एक बार है ना, मेरा सजेशन होगा आप इसको गूगल कर लेना कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको ये देश याद होने चाहिए कि इसमें मुख्य रूप से 7 देश दे रखे हैं। और जैसे शामिल कौन है, EU के अंदर 29 देश है। ठीक है, EU प्लस US और 5 एशिया के राष्ट्र जिसमें शामिल है, इसमें साउथ कोरिया, चीन, इंडिया, रसिया और जापान, ये भी शामिल है इसमें। ठीक है, एक बार इसको गूगल जरूर करना मेरे कहने से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें रिस्क नहीं लेनी है। तो ये कह रहा है कि इन्होंने लक्ष्य रखा है, किसने, ITER ने लक्ष्य रखा है 2035 तक 500 मेगावाट ऊर्जा का, किसके द्वारा, जो फ्यूजिंग हाइड्रोजन जो है उसके माध्यम से, इनटू हाइड्रोजन को चेंज करेंगे एटम को, किसमें, हीलियम के द्वारा। सीधी सी बात है कि ये नाभिक के सेलेन जो सन में एनर्जी है ना, उसी को हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा मैंने आगे टेक्निकल चीज़ें लिख दी है कि ये जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो इसमें लिख रखा है कि जो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो किस में चेंज होंगे, हीलियम में चेंज हो जाएंगे। अब कैसी ये क्रिया होती है, साइंस का काम है, ज़्यादा साइंस में हमें जाना ही नहीं है, हमें केवल प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करनी है। और यूपीएससी साइंस के जो क्वेश्चन पूछता है अपनी प्रीलिम्स एग्जाम में, प्रैक्टिकल वाले पूछता है कि वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो इतना अपने जानना है, प्रैक्टिकल जानना है, अपनी थ्योरी में जाना ही नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फ्यूजन क्या होता है, ये तो सूर्य में जो एनर्जी बनती है। और यहाँ पे ये लिख दिया है कि कैसे, मतलब ये सूर्य की एनर्जी कैसे बनता है। ये हिंदू में डायग्राम आया था, मैंने ऐसे ही बना दिया था समझने के लिए। ठीक है, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज़ मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी कि भारत में इसको लेकर क्या हो रहा है। तो अभी तो हमने देखा कि एक जो इंटरनेशनल जो प्रयोगशाला है या जो ITER अभी देखा है, उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा भारत के अंदर थर्मोन्यूक्लियर को लेकर बहुत पहले से प्रयास हो गए थे। 1955 में एक जेनेवा सम्मेलन हो रहा था इसको लेकर, एटम फॉर पीस के लिए। उसमें होमी जे भाभा ने ये कह दिया था कि भारत का भविष्य किसमें, इसमें है, न्यूक्लियर फ्यूजन में है या थर्मोन्यूक्लियर सेलेन में है।
होमी जय भाभा के द्वारा, ठीक है। और इसमें 2 संस्थाएँ अभी भारत में काम कर रही है इसको लेकर। एक संस्था है प्लाज़्मा रिसर्च संस्थान आईपीआर, कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक संस्था है साहा न्यूक्लियर फिजिक्स संस्थान कोलकाता, तो इसको लेकर काम कर रहे हैं। थर्मोन्यूक्लियर संयंत्र को लेकर काम कर रहे हैं, ये आप ज़रूर देख लेना। इसमें एक टोकामेक मशीन है, ठीक है? वो ऐसे होती है, आप इसको देख लेना इसका डायग्राम। टोकामेक पूछा जा सकता है क्या होता है? तो ये एक मशीन है जिसमें ये प्रयोगशाला जैसी भी घटना घट रही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये खबर 2-3 बार आई थी, आगे फिर मैंने दोबारा से इसको भी ले रखा था। देखो इसमें लिख भी रखा है कि साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। जॉइंट यूरोपियन जो टोरस है नियर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, यहाँ पे उन्होंने इतनी एनर्जी 59 मेगाजूल एनर्जी डेवलप की है, ठीक है। 1 केजी फ्यूजन फ्यूल बराबर 10 मिलियन गुना कोयला, गैस, तेल, और ये आ सकता है, ऐसे स्टेटमेंट ले सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। इसमें ये टोकामिक मशीन क्या है? फ्यूजन एनर्जी वाली मशीन है, जिसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनके आइसोटोप्स को यूज में लेते होंगे, ठीक है। ज़्यादा पहले ही कहा कि ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है, सिंपल जो समझ में आए उसको पढ़ के थोड़ा समझ के, या कोई यूट्यूब पर इनका वीडियो देख के समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है तो समझना चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि प्री और मेंस दोनों में आ सकता है, तो ये घटना घट रही है तो इसको देखना चाहिए। बाकी फिर से जो ये आ रहा है कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, जो अभी बात की हमने, दक्षिणी फ्रांस के अंदर है ये, और उसके अंदर चीन, यू के राष्ट्र हैं, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, ये सब मिलके काम करें। टोटल 35 देश हो गए इसमें, 29 यू के हो गए, बाकी अन्य देश हो गए, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इस भारत इसमें शामिल है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए, ठीक है। वेटलैंड और नेशनल पार्क से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे। एक तो बसाई आर्द्रभूमि वेटलैंड चर्चा में रही है हाल ही में, क्योंकि एक मूवी बनी थी इसको लेकर, इसको कुछ अवार्ड भी दिए गए थे। और ये कहाँ पे? गुरुग्राम में, ठीक है। कंक्रीट के जंगल के बीच आर्द्रभूमि गुरुग्राम, केस स्टडी इसको इस्तेमाल करोगे मेंस के अंदर, और यहाँ पे कैसे काम आएगी प्री में? प्री में तो ये आ जाएगी कहाँ पे, लोकेशन जो चर्चा में आती है। और इसके अलावा ये क्या है, आयुष्यन और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और WWI के द्वारा इसको की बायोडाइवर्सिटी एरिया के नाम से इसको इसको दर्जा दे रखा है। और यहाँ पे काफ़ी माइग्रेटरी जो बर्ड्स आते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ के लिए। और बार हेडेड गूज फ्लेमिंगो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और समस्या यहाँ पे क्या चल रही है? समस्या तो आप जानते हो, शहरी क्षेत्र में आर्द्रभूमि के साथ क्या समस्या हो सकती है, ये समस्या यहाँ पे चल रही है जो मेंस का काम का है। इसके अलावा एक और चीज़ चर्चा में है कि यहाँ से क्या हो रहा है, टाइगर जो रिलोकेशन की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व वहाँ से उड़ीसा के अंदर क्या कर रहे हैं, उनको रिलोकेशन की बात चल रही है, या स्थानांतरण की बात चल रही है। तो कान्हा जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, कान्हा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे? यहाँ पे MP में हो गया। तो ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। MP से क्या करेंगे, यहाँ से कुछ टाइगर कहाँ पे ले जाएंगे, इसको सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बात करें। तो ये इंडिया का फर्स्ट क्या है, अंतर्राज्यीय जो टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम है, उसकी बात चल रही है। कहाँ से? कान्हा से सतकोसिया में। तो यहाँ से 2 हो गए, एक तरह से आप कह सकते हो। बांधवगढ़ भी कहाँ पे है, जहाँ पे व्हाइट टाइगर पाया जाता है, MP में। तो यहाँ से टाइगर के स्थानांतरण की बात चल रही है, ये चर्चा में रहा था इसलिए। तो आप इसमें मैपिंग देख लेना, और बाकी गूगल करो तो इनके बारे में सब कुछ जान लेना कि कहाँ पे कौन सा जीव पाया जाता है, कौन सी नदी वहाँ से बहती है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें शेषाचलम पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, कुछ बनेगा तो, ठीक है। ये आप देख लेना, खबर न्यूज़ पढ़ लेना थोड़ी सी। आगे देखते हैं, कुछ वेटलैंड भी चर्चा में रही थी जो पंजाब की है, कि पंजाब के अंदर 6 रामसर साइट्स हैं। ये देखना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है वेटलैंड को उसके मिलान वाले से आता है, किस राज्य में स्थित है वो। तो जैसे यहाँ पे कितनी हो गई, हरिके बैराज, आर्द्रभूमि, रामसर इसमें शामिल है, व्यास व सतलज नदी पर ही है। इसके अलावा नांगल है, रोपड़ है, कंजली है, कांजली आर्द्रभूमि है, मानव निर्मित है। ऐसा आया था ना कि कौन सी मानव निर्मित झील है, तो ऐसा भी तो आ सकता है ना कि कौन सी मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रणजीत सागर, केशवपुर मियानी, और ब्यास संरक्षण रिजर्व रामसर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कितनी रामसर साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन सी आर्द्रभूमि कहाँ पे स्थित है, वहाँ से बन सकता है। इसके अलावा भी जैसे यहाँ पे पक्षियों की गणना चल रही थी, तो उसको लेकर भी कुछ चीज़ें चर्चा में रही थी। कुछ झील है, कुछ इंपॉर्टेंट कर्नाटका की झील है जहाँ पर पक्षियों की जनगणना चल रही थी, ठीक है। जैसे कुकरहली झील है, हेबाला झील है, करंजी झील है, मुगाना हुंडी झील है, लिंगबुद्दी झील है। ऐसा क्या करेंगे, 3-4 झीलों का नाम देंगे, ये क्या है, तो ये क्या है, कर्नाटक राज्य की झीलें हैं, जहाँ पे अभी क्या चल रहा था, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये चल रहा था। तो भारत में ये कौन कर रहा था, बर्ड इंडिया काउंट, बर्ड इंडिया, इनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था कार्यक्रम।
अभी फरवरी महीने की बात है। तो आजकल इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो ये थोड़ा-सा देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वेटलैंड के इनके। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये वार्षिक इवेंट होता है, वैश्विक स्तर पर सब जगह होता है, ठीक है। भारत 2013 में से जुड़ा हुआ था और फरवरी में लगभग ये 4 दिन होता है। सर्वप्रथम 1998 में यूएस में हुआ था और सामुदायिक विज्ञान परियोजना है। किसके द्वारा होता है? कार्नेल लैब ऑर्निथोलॉजी प्लस नेशनल ओबडेन सोसाइटी एनजीओ यूएसए, मतलब इनके द्वारा ये होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पक्का आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि किसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आगे एक टॉपिक है, ये साइंस और टेक का है। आरटीपीसीआर और पीसीआर में अंतर आ सकता है, ये देख लेना इस साल। वेरी वेरी मोस्ट में सबसे हाईलाइट टॉपिक में से इसलिए है क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं आता कोरोना को लेकर, लेकिन ये कोरोना की जांच को लेकर ये काफ़ी ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आपको देखनी है। थोड़ा सा साइंस है, थोड़ा सा आपको वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। बेसिक में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जैसे नॉर्मल जो वायरस होता है ना, उसके अंदर जब उसको हम देखते हैं, उसका डीएनए देखते हैं, उसकी जो कॉपी बनाते हैं, उसके अंदर पीसीआर को काम में लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो जो सामान्य वायरस है उसमें से हम क्या करते हैं, उसके डीएनए जो सिंगल डीएनए होता है उसकी डीएनए कॉपी जब बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वायरस है, जैसे कोरोना का वायरस ले लो, उसको समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो उसको वैक्सीन बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो उसमें क्या करते हैं, आरटीपीसीआर करते हैं। आरटीपीसीआर में क्या करते हैं, कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन का, कुछ ऐसा उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वायरस में डीएनए तो पाया नहीं जाता, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके आरएनए को लेंगे। आरएनए को लेकर उसमें क्या करेंगे, कुछ एंजाइम का प्रयोग करेंगे, जैसे आरटी-फर्स्ट एंजाइम है, उसको प्रयोग करके हम क्या करेंगे, आरएनए से डीएनए में परिवर्तन करके फिर उसकी कॉपी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। बाकी और समझने के लिए आप यूट्यूब करना, मुझे भी इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा उसको हम एलिमिनेट करके कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे। ठीक है, मैं भी इसका वीडियो देखूंगा, थोड़ा ढंग से तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। आगे स्विफ्ट, तो स्विफ्ट कोड तो इंपॉर्टेंट है, पहले भी इसका क्वेश्चन आ चुका है कि जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पे ये काम आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि रूस पर बैन लगाया तो उनको स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जैसे आपका पैसा बाहर से आता है, जैसे अपनी अभी यूट्यूब का पैसा आता है, तो यूट्यूब का जब भी पैसा आता है हर मंथ, तो ये मैसेज आता है स्विफ्ट का कि आपके खाते में इतना डॉलर ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ये स्विफ्ट इसलिए भी काम का है कि ये प्रैक्टिकल है। थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, वैश्विक स्तर पर ये धन की लेन-देन की सुविधा के लिए संचालित होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बेल्जियम में। चर्चा में क्यों है कि रूस यूक्रेन संकट में यूएस और यूरोप के द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो स्विफ्ट क्या है एक्चुअल में? ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है। बैंक व वित्तीय संस्थान के लेन-देन के बीच में ये क्या करता है? ये एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल देके बताया ना कि जैसे अपनी यूट्यूब की कमाई आती है, तो फिर क्या होगा, जैसे ही मतलब एक संस्था के द्वारा, जैसे यूट्यूब ने क्या किया, हमारे बैंक में पैसे भेजे, तो बैंक हमारे को मैसेज भेजेगा कि आपके स्विफ्ट में इतने पैसे ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। तो उसी तरह से एक मैसेजिंग नेटवर्क है ये, ठीक है? इसमें ये पता लगता है कि कितना मतलब लेन-देन आपका हुआ या नहीं हुआ। एक 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 तरह से कह सकते हो पारदर्शिता के लिए होता है। इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इसको कह सकते हैं हम, ठीक है? और आगे इसमें क्या है, इसमें लगभग कितने 200 देश शामिल हैं और 11,000 से बैंक और संस्थान इसमें शामिल है। इसमें 8 अंक का एक कोड होता है या एक पहचान कोड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है प्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो स्टेटमेंट आपको देखने पड़ेंगे। ये केवल एक सूचना प्रदान करने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये केवल एक सूचना प्रदान करने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। अब आप ये स्टेटमेंट देखोगे, आप देखो केवल देखोगे तो इसको काट दो, काटना नहीं है, कुछ-कुछ में केवल अपवाद रूप में सही हो जाता है। तो किसी प्रकार की प्रतिबूध या पैसा नहीं रखता है। अगर किसी देश को स्विफ्ट से बाहर कर दिया तो विदेशी फंडिंग प्रभावित होती है। जैसे अभी रूस के साथ ऐसा हुआ है कि अभी स्विफ्ट के कारण उनको थोड़ा-सा ये करना पड़ेगा। जैसे वो क्या कर रहा है अभी, भारत के साथ वो भारत की मनी में, जैसे अपने रुपए के अंदर वो हमारे साथ व्यापार करेगा। तो ये दिक्कत आती है थोड़ी-सी। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम में आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये स्कीम आने वाली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएमजीकेएवाई। ये क्या है? आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान ये शुरू की गई थी अन्न योजना। कोविड-19 के दौरान, दौरान नहीं है, ये दौरान है, ठीक है? दौरान इसका मतलब एक राहत पैकेज के रूप में शुरू किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसकी शुरुआत कब की थी? अप्रैल 2020 में। शुरुआत में 3 महीनों के लिए की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है? 80 करोड़ राष्ट्र अपने देश में कितने? 80 करोड़ राशन कार्ड धारक इसमें शामिल हैं और घोषणा इसकी की गई थी मार्च 2020 में। आपने देखा होगा पीडीएस के थ्रू ऑलरेडी मतलब जो लाभार्थी हैं उनको 5 किलो खाद्यान्न हर साल, हर हर महीने इनको मिलते हैं। इसके अलावा एक अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है,
उसके तहत भी 5 केजी अतिरिक्त गेहूँ और चावल और दाल दी जाती है। ये आपको पता होगा कि भारत में लगभग 70% लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इस योजना के तहत और मतलब कितना किलो अनाज देने की बात की जा रही है, ये आप थोड़ा-सा और गूगल करना इसके बारे में। तो अभी ये चर्चा में क्यों थी, इसको 6 महीने और आगे बढ़ाया है। सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है, ये 6वां चरण था इसका और टोटल इस पर कितने रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लगभग आप ये मान के चलो 2.6 लाख करोड़ प्लस 80, ठीक है? तो ये हो गए 340 3 लाख 40 लाख करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए गए। डाटा ये तो नहीं पूछेगा पैसों का, ठीक है? पैसों वाला तो नहीं पूछने वाला, लेकिन इसके ये पूछ लेगा ये किस मंत्रालय की है, इसमें कितना किलो अनाज दिया जाता है, क्या सभी को दिया जाता है? ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बनेगा। और आपको पता है अभी जो राशन कार्ड वाली स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड ऐसी स्कीम है ना, वो भी इसके साथ जोड़ी गई है, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये स्कीम और इसके मैं इसके बारे में आपको सलाह दूँगा कि इस स्कीम के बारे में जितना भी आप तथ्य जुटा सकते हो, जुटाना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएँ, तो ये आप ज़रूर देखना इसको। और इसके अलावा स्वामित्व योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्वामित्व योजना एक्चुअल में क्या होता है, यूपीएससी में जो पूछेगा शॉर्ट में पूछेगा कि स्वामित्व योजना क्या है, इसके 2-3 कंपोनेंट को लेकर कुछ स्टेटमेंट बन जाएँगे। तो ये यहाँ पे ठीक-ठाक दिया गया आपके लिए। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूवाइज़्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये जियो स्पेटल से संबंधित है। और शुरुआती चरण इसका कब शुरुआत किया गया? अप्रैल 2020 में किया गया था। नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय। इसमें 6 लाख गाँव शामिल होंगे जिनका डिजिटल 3D मैप तैयार किया जाएगा, किसके द्वारा? ड्रोन तकनीक और अन्य तकनीक भी इस्तेमाल की जाएगी। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि भूमि का रिकॉर्ड वगैरह, ये हम भूमि को डिजिटलीकरण कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे, ठीक है सी। तो ये देख लेना कि स्वामित्व योजना किससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये भी काफ़ी चर्चा में रहा कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर इसलिए चर्चा में रहा कि अभी जैसे हाल ही में आईपीसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सामान्य तौर पर हम जो तापमान मापते हैं, जैसे कोई तापमान मापी है ना, तापमान माप रहे हैं उससे, तो सामान्य दृष्टिकोण से तो वो क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है कि इसको हम सामान्य रूम टेम्परेचर में माप रहे हैं। लेकिन सपोज करो इसी तापमापी को हम किसी गीले कपड़े से ढक दें अब, और उसका बाद में ताप मापेंगे ना, तो वो बोलेगा वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सामान्य घटना आ सकती है कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, तो ये एक इंडेक्स है किसको मापने का, ये तापमान और आर्द्रता दोनों को मापने का एक इंडेक्स है। जबकि इसमें ड्राई बल्ब में क्या माप रहा था, केवल तापमान को माप रहा था। वेट बल्ब में क्या कर रहा है, दोनों को माप रहा है, हीट और ह्यूमिडिटी को। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो हमारे देश में घटना बढ़ी है ना हीट वेव की, जैसे विशेषकर आप ये मैप देखना, इस क्षेत्र में ये घटना ज़्यादा बढ़ी है। कौन सी? वेट जो है ना, वेट बल्ब वाली टेम्परेचर की घटना बढ़ी है। इसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु भी होती है, आपदा के रूप में ये सामने आता है। और इससे क्या होता है, हीट वेव की बहुत ज़्यादा घटनाएँ घटती है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा, तो इसको आप ज़रूर देख लेना। थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप इसको भी गूगल और यूट्यूब करना। लास्ट में हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि जो भी जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट अभी कितना चल रहा है, ये आपको देखना है। चालू खाता घाटा कितना है, इसको भी देख लेना। तो ये सामान्य दृष्टिकोण ये है कि जैसे ये एक स्टैटिक पार्ट है कि भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन आप जानते हो ना कि 1 साल के अंदर हमारे देश का अन्य देश के साथ में कितना आयात-निर्यात हुआ है, यानी टोटल कितना हुआ है। तो ये भुगतान संतुलन है। इसके 2 खाते होते हैं, एक करंट खाता होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में क्या-क्या आता है? तो करंट अकाउंट में विजिबल, जैसे विजिबल अकाउंट है और इनविजिबल है। विजिबल में जैसे जितनी भी वस्तुओं का व्यापार होता है वो विजिबल में आएगा, और इनविजिबल में आएगा सेवा सेक्टर है, इनकम है, ट्रांसफर है। बाद में इसके भी कंपोनेंट है, ये देख लेना। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एफडीआई, एफआई, जो भी हम लोन लेंगे। इसके अलावा एनआरआई का अकाउंट जो है ये आएगा। तो इनमें से एक चीज़ आपने देखना कि जो जहाँ-जहाँ मैंने रेड कर रखा है, तो ये अभी जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, तो ये चालू खाता घाटे में है, और चालू खाता घाटे में सबसे ज़्यादा घाटे में कौन-सा है, जो हम वस्तुओं का आयात-निर्यात करते हैं। जैसे चीन से भारत के हम देखते हैं कितनी वस्तुएँ आती है, तो हम वहाँ पे व्यापार घाटे में है। तो ये विजिबल अकाउंट हमारे लिए सबसे खतरा है। घाटे का सौदा यही बन रहा है, तो हमें क्या करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। तो यही हम कर रहे हैं। बाकी सभी कंपोनेंट जैसे कैपिटल पूंजी अकाउंट जो है, ये मतलब सरप्लस है, और इंडिविजुअल वाला भी सरप्लस है। तो ये आप देख लेना, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा इससे। तो अभी ये लिख रहा है कि अभी कितना बढ़ गया है, लगभग 2.6 हो गया है ये। अभी इसका कारण क्या है, अभी तेल की माँग बढ़ी है, कीमतें में काफ़ी वृद्धि हुई थी, ठीक, क्योंकि हमारा तेल कितना आयात होता है, 85% तेल आयात होता है। इससे बाजार में अस्थिरता, मुद्रास्फीति, सोने में निवेश और सोने इससे क्या करते हैं लोग, क्या करेंगे फिर, इसमें सोने में निवेश करने लग जाएँगे फिजिकल, तो सोने का भी भाव बढ़ जाएगा। अभी ये संकट में चर्चा में रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। ये क्वेश्चन तो मान के चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हर साल आता है। तो आप ज़रूर देखना। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन काम का वीडियो है भाई। आप यदि इसको देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सीरियस एस्पिरेंट हो।
और आपके प्री निकालने की संभावना भी सब सर्वाधिक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आपकी ज़िम्मेदारी लाइक शेयर करते रहना। बहुत-बहुत धन्यवाद।